नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी दुनिया में झांक रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो तो खुदाई से मिली चीजों पर ही आधारित है, जैसे ईंटें, मनके और अस्थियां, इन स्रोतों से। तो आज हम कोशिश करेंगे इन खंडरों, मोहरों और औजारों के जरिए इस खोई हुई सभ्यता की कहानी को समझने की। और शुरुआत करते हैं एक बेहद दिलचस्प चीज से, हड़प्पा की मुहर। इस पर जानवर की आकृति बनी है और कुछ लिखा भी है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। कमाल है ना? हाँ, बिल्कुल कमाल है। वो लिपि तो खैर अभी तक अनसुलझी है पर उनकी बसाई बस्तियां, घर, नालियां, औजार, ये सब चीजें हमें उनके जीवन की एक झलक जरूर देती हैं। इनसे हमें पता चलता है कि वो कैसे रहते थे, क्या मानते थे और उनका समाज कैसा था। अच्छा, सबसे पहले जो बात हैरान करती है वो है इन शहरों की बनावट। मोहनजोदाड़ो को ही देख लीजिए। शहर के दो हिस्से थे, एक ऊंचा गढ़ मतलब सिटाडेल, हाँ, शायद शासकों या खास लोगों के लिए, और एक निचला शहर आम लोगों के लिए। और सड़कें बिल्कुल सीधी, एकदम ग्रिड पैटर्न में, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे आजकल की प्लान्ड सिटीज होती हैं। बिल्कुल। और ईंटें, हाँ, ईंट है, क्या पक्की क्या कच्ची, धूप में सुखाई हुई, सब एक ही नाप की। वो स्टैंडर्ड रेशियो था, लंबाई चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई की 4 गुनी। ये दिखाता है कि कितने ऑर्गेनाइज्ड रहे होंगे वो लोग। और उनका वो जो ड्रेनेज सिस्टम था, जल निकासी व्यवस्था, वो तो लाजवाब थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। हर घर की नाली सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थी। हाँ। और वो ढकी हुई थी। ढकी हुई ताकि सफाई हो सके। हाँ बिल्कुल, ताकि आसानी से सफाई हो सके। अर्नेस्ट मैके जैसे जो शुरुआती आर्कियोलॉजिस्ट थे जी, उन्होंने तो इसे उस वक्त की सबसे बेहतरीन प्रणाली कहा था। ये सब दिखाता है कि भाई शहर बसाने से पहले पूरी प्लानिंग होती थी और फिर उस पर काम होता था। इसके लिए तो बड़े पैमाने पर मजदूरों को जुटाना पड़ता होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहरी दीवारों पर, खासकर ग्राउंड फ्लोर पर, खिड़कियां नहीं होती थी। खिड़कियां नहीं? क्यों? और मेन गेट से भी आप सीधे अंदर का आंगन या कमरा नहीं देख सकते थे। प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखते थे। हाँ, लगता तो यही है। प्रिवेसी काफी जरूरी मानी जाती होगी। और कई घरों में तो अपने कुएं भी थे। अपने कुएं? वाह। हाँ, सोचिए, मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएं मिले हैं। 700 कुएं! पानी का इंतजाम कितना जरूरी रहा होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि ये लोग खाते क्या थे, रोजमर्रा की जिंदगी में? खाने पीने के लिए वो कई तरह के अनाज उगाते थे, जैसे गेहूं, जौ, दालें, चना, तिल। गुजरात वाली साइड से बाजरा मिलने के भी सबूत हैं। अच्छा। और जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं काफी, जैसे मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। खेती भी और पशुपालन भी? हाँ, दोनों। मछली और चिड़ियों की हड्डियां भी मिली हैं। और खेती कैसे करते थे, इसका कुछ आइडिया है? हल वगैरह? हाँ, कुछ संकेत तो मिलते हैं। जैसे कालीबंगन में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। उसमें बल्कि 2 तरह की फसलें एक साथ उगाई जाती थीं, अलग अलग कतारों में। अच्छा। हल्के मिट्टी के मॉडल भी मिले हैं, खिलौने जैसे। और पानी के लिए शायद कुओं का इस्तेमाल होता होगा, या फिर धौलावीरा में जैसे बड़े जलाशय मिले हैं, उनका इस्तेमाल होता होगा सिंचाई के लिए। वाह, शहर, घर, खेती, सब कुछ कितना व्यवस्थित लगता है। और सुना है कारीगरी में भी माहिर थे ये लोग, क्राफ्ट्स वगैरह। अरे बहुत माहिर। कुछ बस्तियां तो थी ही खास तौर पर क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, जैसे चान्हूदड़ो। हाँ, छोटी सी बस्ती थी पर लगभग पूरी तरह से क्राफ्ट्स में ही लगी हुई थी। मनके बनाना, शंख काटना, मेटल का काम, मुहरे बनाना, बाट बनाना, ये सब होता था। मनके तो कई तरह की चीजों से बनते थे। कार्निलियन जैसा वो सुंदर लाल पत्थर, जैस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी। अच्छा। और तांबा, सोना, शंख और फायोन्स भी। फायोन्स, ये क्या चीज है? ये एक तरह की आर्टिफिशियल चीज थी। रेत या पिसी हुई क्वार्ट्ज रंग और गोंद मिलाकर पकाते थे। महंगी चीज मानी जाती थी। लेकिन ये पता कैसे चलता है कि किस जगह पर क्या बनता था? फैक्ट्री कैसे पहचानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट क्या देखते हैं? कच्चा माल कहाँ मिल रहा है, औजार कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई अधूरी बनी चीजें हैं क्या, और खासकर फेंका गया रद्दी माल कचरा। हाँ, कचरा क्राफ्ट सेंटर पहचानने का सबसे बड़ा सुराग होता है। जहां ज्यादा कचरा वहां कुछ बन रहा था। दिलचस्प। और ये लोग सामान दूर दूर से भी मंगाते थे, जैसे अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि, गुजरात में लोथल के पास से कार्निलियन, राजस्थान से तांबा, ओमान से भी तांबे आने के सबूत हैं।
उसमें निकल के अंश मिले हैं जो ओमानी तांबे में होते हैं। अच्छा, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड भी था। हाँ बिल्कुल। मेसोपोटामिया के जो पुराने लेख हैं उनमें मेलुहा नाम की जगह से व्यापार का जिक्र है, और ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा शायद हड़प्पा का ही इलाका था। और ये मोहरे और बाट इसी व्यापार में काम आते होंगे। हाँ, लगता तो यही है। मोहरें शायद पहचान या मालिकी बताने के लिए, और बांट तो तौलने के लिए। बिल्कुल स्टैंडर्डाइज बांट थे इनके। इतना सब कुछ था, इतनी तरक्की, पर क्या समाज में सब लोग बराबर थे या कुछ अमीर गरीब ऊंच नीच जैसा फर्क था? देखिए, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, पर आर्कियोलॉजिस्ट्स कब्रों को स्टडी करते हैं। हड़प्पा में आमतौर पर शवों को गड्ढों में दफनाया जाता था। कभी कभी साथ में मिट्टी के बर्तन या कुछ गहने रख दिए जाते थे। गहने भी? हाँ, थोड़े बहुत। शायद वो मानते होंगे कि मरने के बाद भी इनका इस्तेमाल होगा, पर जैसे मिस्र के पिरामिडों में बेशकीमती खजाना मिला है, वैसा यहाँ नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, लेकिन जो विलासिता की वस्तुएं हैं, लग्जरी आइटम्स, जैसे वो फ़ायोन्स के बर्तन जिनकी बात हमने की, हाँ, वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में ज्यादा मिलती हैं, छोटी बस्तियों में कम। तो शायद इससे कुछ अंदाजा लगता है कि हाँ, कुछ सामाजिक या आर्थिक भिन्नता तो रही होगी। हाँ, कह सकते हैं, कुछ फर्क तो शायद रहा होगा। और फिर ये सब खत्म कैसे हो गया? मतलब इतनी एडवांस्ड सभ्यता थी, एकदम से गायब हो गई। ये अब भी एक बड़ा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि ज्यादातर जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी, बड़े शहर थे, वो खाली होने लगे। हाँ, लोग उन्हें छोड़कर जाने लगे, और जो हड़प्पा की खास चीजें थी, वो स्टैंडर्ड बाट, मोहरें, वो खास तरह की मन की लिखाई, ये सब धीरे धीरे गायब होने लगी। पर क्यों, क्या हुआ था? कई वजहें सुझाई गई हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, बहुत ज्यादा बाढ़ें आई हों, या नदियां सूख गई हों, या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया हो। कुछ लोग वनों की कटाई या जमीन के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को भी वजह मानते हैं। शायद कोई एक वजह ना हो, कई चीजें एक साथ हुई हों, या शायद कोई जो एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, कोई राज्य जैसी व्यवस्था, वो कमजोर पड़ गई या खत्म हो गई। अच्छा। हाल ही में राखी गढ़ी में जो डीएनए सैंपल का विश्लेषण हुआ है, उससे एक बहुत दिलचस्प बात पता चली है। क्या? उससे ये संकेत मिलते हैं कि हड़प्पा के लोग यहीं के, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के ही मूल निवासी थे। और उनकी जेनेटिक जड़ें आज भी साउथ एशिया के लोगों में मौजूद हैं। ये उस पुरानी थ्योरी को कमजोर करता है कि बाहर से कोई आर्यन लोग आए और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया। ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, हड़प्पा एक कमाल की शहरी सभ्यता थी। मतलब बेहतरीन प्लानिंग, कुशल कारीगरी, दूर दूर तक फैला हुआ व्यापार नेटवर्क, और वो रहस्यमयी लिपि और वो मोहरें, वो तो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और अभी भी बहुत कुछ है जो हम शायद नहीं जानते हैं, पर एक सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा घूमता है वो ये है कि इतनी सारी जगहों पर, इतने बड़े इलाके में, शहरों की एक जैसी प्लानिंग, एक ही नाप की ईंटें, एक जैसे बाट, ये सब कैसे संभव हुआ? इसके पीछे किस तरह की सत्ता या शासन प्रणाली रही होगी? क्योंकि राजाओं के बड़े बड़े महल या सिंहासन जैसी कोई स्पष्ट चीजें तो मिली नहीं है। हाँ, ये बात तो है, कोई राजा का नाम भी नहीं पता हमें। तो क्या ये कोई सामूहिक व्यवस्था थी, या कई सारे रूलर्स थे अलग अलग शहरों में, या कुछ ऐसा सिस्टम था जिसे हम आज के पैमानों से समझ ही नहीं पा रहे हैं? ये सवाल है जो आगे की खोज के लिए खुला है। वाकई सोचने वाली बात है। इस दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।